वेलकम टू सीबी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू बिल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा के अंदर रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी फेज में है, इसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। फाइनल आउटकम क्या होता है उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बट इन केस अगर आपका पेपर उस ड्यूरेशन के बीच में तब तक जब तक ये पास होता है नहीं होता है उस ड्यूरेशन में आ जाता है तो आप इसे इजीली आंसर कर पाएंगे, राइट। क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टेट पीएससीज के एग्जाम्स में भी यानी इवन यूपीएससी में भी जो नए बिल हैं, नए अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जो भी है उसके ऊपर सवाल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तभी हम एक सीरीज लेकर आते रहे हैं, वीकली मैं आपको अब अपडेशंस दे रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लॉज, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो भी है जिसमें हम बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 9 अगस्त 2024 को लोकसभा के अंदर, ठीक है। एंड ये अमेंड करने की बात किस किस लॉ को कर रहा है, यानी कि जो अमेंडमेंट ये बैंकिंग लॉज लेकर आएंगे, कुछ चेंजेस जो हैं अब हमारे कौन से एक्ट्स में आने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 के कुछ प्रोविजंस को ये अमेंड करेगा। अभी कौन सी प्रोविजंस है ना वो भी हम लेटर ऑन वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। दूसरा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 को ये अमेंड करने की बात कर रहा है। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1955, देन बैंकिंग Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act of 1970 एंड 1980, ये दोनों एक्ट्स में यहाँ पे चेंजेस लाने की बात की जा रही है। तो इन डिटेल देखते हैं कि बिल प्रपोज क्या कर रहा है। सबसे पहली चीज, डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट चेंज होने वाली है, राइट। तो अगर आप कॉलेज में भी देखते होंगे ना, आपकी अटेंडेंस का अगर स्ट्रिक्ट सीन होता है, जैसे मैं कॉलेज में जब पढ़ती होती थी हमारे तो अटेंडेंस का बहुत स्ट्रिक्ट होता था कि फोर्टनाइट के अंदर ही आपकी अटेंडेंस जो है इतने % होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्टनाइट जनरली हम कितने 14 डेज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग में भी ऐसा होता था पहले। तो देख लेते हैं कि पहले आरबीआई एक्ट के तहत फोर्टनाइट किस किस को काउंट किया जाता था, ठीक है, अंडर द आरबीआई एक्ट। तो यहां से आपको एक चीज ये कंफर्म होनी चाहिए थी कि फोर्टनाइट की डेफिनेशन कौन से एक्ट में की दी गई है जो कि प्रेजेंटली अभी यूज हो रही है, दैट इज आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो सॉल्व हो सकता है। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी है वो भी सॉल्व यहां पर हो सकता है। तो आरबीआई एक्ट के अंडर जो शेड्यूल्ड बैंक है ना, वो एक मिनिमम अमाउंट जो है, जो कि एक एवरेज अमाउंट होता है फोर्टनाइट का। अब फोर्टनाइट कौन सी होती थी, एक हफ्ते का सैटरडे से लेकर नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे, यानी कि 14 डेज अगर आप काउंट करें एग्जैक्टली फोर्टनाइट के बनते थे। उसका एक एवरेज अमाउंट जो होता था वो अब बैंक्स को डिपॉजिट करना होता है, किसके पास, आरबीआई के पास, कि अब वो एक तरह से हमारा रिजर्व है, ठीक है, कि हमारा डे टू डे बेसिस पे हमारी कितना बिजनेस हो रहा है, इंटरेक्शन कितना हो रहा है पब्लिक के साथ, तो ये उसके बेसिस पे जो एवरेज निकल रही है हमारा डेली ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है वो बैंक्स को डिपॉजिट कराना पड़ता है आरबीआई के साथ। तो सबसे पहली चीज जो चेंज होने की बात की जा रही है वो है डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट, जो कि पहले आरबीआई एक्ट बताता था। यानी कि जो पहला एक्ट यहाँ पे अमेंड करने की बात की जा रही थी दैट इज आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट के तहत यहाँ पे चेंजेस क्या क्या होंगे, फोर्टनाइट की डेफिनेशन में होंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका अभी वाला अकाउंट क्या कहता था, 14 डेज का आपका फोर्टनाइट होगा, है ना, एक्ट जो कह रहा है। जो बिल है वो अब क्या कह रहा है, ये 14 नहीं 15 डेज का फोर्टनाइट कर दीजिए, ठीक है, कि हर महीने की पहली से 15 तारीख तक जो आएगी वो फोर्टनाइट होगी एंड एक फोर्टनाइट होगी। एंड 16th ऑनवर्ड्स, अगर 30 का महीना है, 28 का महीना है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो फोर्टनाइट जो है वो एडजस्ट होगी, ठीक है। एंड 16 डे टू द लास्ट डे, ये आपका जो नया बिल है वो इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। आफ्टर दैट जो सेकंड अमेंडमेंट यहाँ पर चेंजेस को लेके आने की बात की जा रही है, दैट इज टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो अब टेन्योर जो है कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो कौन सा एक्ट पहले डायरेक्ट करता था या अभी भी डायरेक्ट कर रहा है, जो कि अभी इन एक्टिंग पोजिशन है ये एक्ट, दैट इज द बैंकिंग ऑफ रेगुलेशन एक्ट, राइट। और ये एक्ट जो है पहले क्या प्रोहिबिट कर रहा था कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर है किसी भी बैंक का, एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर, वो अपना ऑफिस यानी कि कॉन्जिक्यूटिवली वो एक कंपनी का या नॉट इवन कंपनी, एक बैंक का डायरेक्टर जो है कॉन्जिक्यूटिवली 8 साल से ज्यादा नहीं बन सकता। अभी क्या एक्ट ये कह रहा था हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अब चेंजेस क्या प्रपोज किए गए हैं, चेंजेस कहे गए हैं कि ये 8 साल का जो कॉन्जिक्यूटिव हमारा ईयर्स का टेन्योर था इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया जाए एंड इसको आप लागू कीजिए कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी, ठीक है, कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके ऊपर भी इसे लागू किया जाए। आफ्टर दैट प्रोहिबिशन ऑन कॉमन डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, कि कॉमन डायरेक्टर्स जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में, अब वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ना अभी जो है कौन सा एक्ट लागू कर रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स को, देख रहा है, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। वो ये क्या प्रोहिबिट कर रहा था कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो है
जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है किसी एक बैंक का, ठीक है, वो किसी और बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यहां पर शामिल नहीं होगा। अभी का एक्ट ये भी स्टेट करता था कि ये एग्जेम्पशन जो है कि एक बोर्ड का जो डायरेक्टर है वो दूसरे बोर्ड में सर्व नहीं कर सकता। यहाँ पे एग्जेम्पशन सिर्फ यही थी कि अनटिल एंड अनलेस आपको आरबीआई ने एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया है, यानी कि यदि आप आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर हैं तो आप मल्टीपल बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन सकते हैं। इस बिल ने इस स्कोप को थोड़ा सा वाइड करने की कोशिश की। वो कैसे कि ये जो एग्जेम्पशन है ना, जो आरबीआई वाली एग्जेम्पशन दी गई है ना, इसको आप बढ़ा के कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एंड पर्टिकुलरली ऑफ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इस तक भी लागू की जा सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो एग्जेम्पशन है ये अप्लाई किसको होगी? तब होगी, यानी कि जो बिल एक्सटेंड कर रहा है ना ये एग्जेम्पशन, कि एक डायरेक्टर जो है वो दूसरे डायरेक्टर का पार्ट भी बन सकता, दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट भी बन सकता है, ये अब कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एंड पर्टिकुलरली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी लागू किया जा सके। तो अभी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, आप ये चीज मत समझना कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट, जिसको आप बैंक्स बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स जिसको आप बोलते हो, जो कि प्राइवेटली ओन्ड होते हैं मोस्टली, एंड साथ में क्या कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। वेराज जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है वो एपेक्स बैंक होते हैं इन द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। तो उनके अलग से रेगुलेशन में एक्ट आते हैं, तो इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे निर्धारित मत समझिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है जनरली प्राइवेटली ओन्ड भी होते हैं, जो कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, बट मोस्टली अगर आप यहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बात करते हैं तो वो किसके द्वारा होते हैं? वो प्राइवेटली ओन्ड ज्यादा हैं। ठीक है, एंड उनका मेन काम क्या है? ग्रास रूट लेवल पे काम करना विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो एग्जेम्पशन है ना, जो आरबीआई के डायरेक्टर्स वाली, वो आप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी यहाँ पे लागू कर दीजिए। बट ये एग्जेम्पशन जो है सिर्फ तभी लागू हो सकती है जहां पे कोई भी ऐसा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो हमारे पास डायरेक्टर है, जब उसको अब इलेक्ट कहाँ किया जाता है? इन द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो वो अब क्या बनेगा? वो अब उस केस में पहले तो सिर्फ बोला जाता था कि आरबीआई द्वारा जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड होंगे उनको ये एग्जेम्पशन लागू होगी, बट अब क्या कहा जा रहा है कि जो अब हमारे पास सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन लागू की जाए। क्योंकि अगर वो, और ये एग्जेम्पशन कब लागू होगी? जब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उनको जब वो इलेक्ट किया जाएगा तो वहां पे वो क्या होगा? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का भी पार्ट होंगे एंड साथ ही साथ वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी यहाँ पे पार्ट होंगे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ओवरऑल आप देखें तो ये पार्ट होंगे। तो ये बिल ने ये चीज भी एक्स्ट्रा प्रपोज की है यहाँ पे। आफ्टर दैट, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी। तो बेसिकली सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी यहाँ पे क्या बात कर रहा है? ओनरशिप की बात कर रहा है, शेयर होल्डिंग की बात कर रहा है। ठीक है, कि आपका एक कंपनी के अंदर इंटरेस्ट कितना है, उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है, उसका अमाउंट यहाँ पे बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। पहले तो एक्ट देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है इसे हैंडल करता है। पहले कहा जाता था कि आपकी फैमिली में आप इंडिविजुअल पर्सन, आपके बच्चे या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, सो ऑन, जितने भी कलेक्टिवली या तो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली अगर 10% एक कंपनी का शेयर होल्ड करते थे या फिर 5 लाख की अमाउंट, ठीक है, विच एवर इज लेस, अगर होल्ड करते थे तो आपको वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन कंपनी शो करता था। तो अब ये जो 5 लाख की अमाउंट है, ये बिल प्रपोज कर रहा है कि उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 2 करोड़ रुपए। ठीक है, बट ये 2 करोड़ रुपए की अमाउंट को ऑल्टर भी किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी यानी कि शेयर होल्डिंग की बात की जाती है, या तो वो 10% हो एक कंपनी के अंदर कलेक्टिवली बाय अ फैमिली और इंडिविजुअली बाय अ पर्सन, या फिर 5 लाख की अमाउंट, इन दोनों में से जो भी पहले कम होती थी उसी के अकॉर्डेंस में आपका इंटरेस्ट इन अ कंपनी शो होता था। बट अब के केस में जो बिल है इसने ये प्रपोज किया है कि इस अमाउंट को, जो कि 5 लाख की थी, उसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया जाए। बट ये जो अमाउंट है इसको अब चेंज भी किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू अ नोटिफिकेशन। ठीक है, ये एडिशनल यहां पर पावर दे दी गई। देन नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ते हैं, दैट इज नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का बहुत एक सिंपल प्रोसेस होता था। कौन कर रहा है पहले मैं बता देती हूँ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। पहले क्या कहा जाता था कि सिंगल या जो जॉइंट अकाउंट्स है या डिपॉजिट होल्डर्स है वो नॉमिनेशन कर सकते हैं सिर्फ एक व्यक्ति की।
जिसके डेथ के बाद या जिसकी एब्सेंस में वो नॉमिनी जो है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस खोल सकता है, ठीक है। वो अकाउंट हो या वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, कोई लॉकर की सिचुएशन होती है ना, तो वो उस टाइम पे या तो डेथ के बाद नॉमिनी खोल सकता है, या जो कि अब अकाउंट होल्डर है, इफ ही और शी अंडर एनी मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी सिचुएशन में अगर वो अकाउंट नहीं खोल सकते हैं तो नॉमिनी को अलाउ किया जाता है रिटन परमिशंस एंड ऑल के साथ। बट अब जो बिल है वो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जॉइंटली कोई अकाउंट ओन हो रहा है, चाहे सिंगल हैंडेडली लॉकर या अकाउंट जो भी होल्ड कर रहा है कोई भी व्यक्ति, वो 4 नॉमिनीज यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और ये नॉमिनेशन प्रोसेस भी 2 तरह के होंगे। कैसे होंगे वो देखते हैं, ठीक है। सक्सेसिवली हो सकते हैं और साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। सक्सेसिवली के केस में जो 4 नॉमिनीज होंगे उसमें जो नंबर 1 का नॉमिनी होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा, ठीक है। तो सक्सेसिव के केस में ऐसा होगा जो नंबर 1 वाला है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, नंबर 2 वाले को थोड़ी कम प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि नंबर 1 जो है वो मैक्सिमम ऑपरेट कर पाएगा, नंबर 2 जो है सक्सेसिवली उसके लिए यहाँ पर क्या किए जाएंगे, डिफरेंट तरह के रूल्स होंगे, एंड 3 या 4 के लिए उसके हिसाब से मतलब प्रायोरिटी सक्सेसिवली में सेट कर दी जाएगी कि नंबर 1 पे कौन है, ठीक है, फॉलोड बाय 2, 3 एंड 4। वेयर एज अब जो सक्सेसिवली के बाद हमारे पास जो साइमल्टेनियसली है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, 4 नाम दिए गए होंगे, 4 को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये अब नए चेंजेस लेके आने की बात की जा रही है। दैट इज सक्सेसिव नॉमिनेशन के लिए अ नॉमिनी जो भी है he can be named higher in the order of nomination will receive priority, यानी कि नंबर 1 वाला पहले, नंबर 2 वाला बाद में, तो वो प्रायोरिटी सक्सेसिव के केस में। साइमल्टेनियस के केस में ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, सबको इक्वल राइट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ये बिल प्रपोज कर रहा है। देन सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट्स, कि अब कुछ ऐसे अमाउंट होते थे ना कि बहुत सारे अकाउंट ऐसे हो गए कि बंद हो गए या अनऑपरेटिव रहते थे, वो अकाउंट जो है वो बंद करके अब बैंक के पास जो वो पैसा चला जाता है, पर्टिकुलरली कहाँ जाता है वो पैसा, दैट इज एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर वो पैसा चला जाता है, और वो नॉन रिफंडेबल होता था। आरबीआई को जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं कर देते थे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था, टीडियस प्रोसेस होता था, ठीक है। अभी के हिसाब से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो इसको रेगुलेट करता है, अलॉन्ग विद द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट्स ऑफ 1970 एंड 1980, ठीक है। तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अकाउंट्स के लिए हमारे पास 3 तरह के एक्ट्स जो हैं अभी साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे, ठीक है। एंड ये ट्रांसफरिंग का जो अमाउंट है वो कहा जाता था कि अगर अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड है, ठीक है, वो जो है वो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आईईपीएफ में चला जाएगा, या जो पैसा है एक अकाउंट के अंदर वो अगर अनपेड रह जाता है या अनक्लेम्ड रह जाता है फॉर 7 ईयर्स तो साइमल्टेनियसली वो कहाँ चला जाता है, आईईपीएफ में चला जाता है, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ आपको, टीडीएस प्रोसेस रहता था, बट जो बिल है इस स्कोप को वाइडन करने की बात कर रहा है। एंड साथ में पहले तो सिर्फ अमाउंट की बात की जा रही थी ना, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें और ऐड की जा रही हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। इसमें शेयर्स जो हैं जिसका डिविडेंड अनक्लेम्ड रहा है फॉर 7 और मोर ईयर्स, वो इसका परव्यू यहाँ पे वाइडन करने की बात कर रहा है ये बिल। सेकेंडली, इंटरेस्ट जो है पे नहीं की, मतलब पे कर दिया गया बट अनक्लेम्ड है, ठीक है। एंड रिडेम्पशन अगर हो रही है किसी भी तरह की बॉन्ड की जो कि अनपेड है या अनक्लेम्ड है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तीसरी चीज कि कोई भी व्यक्ति जिसका अब पैसा 7 साल के बाद, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उनके कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है एंड जो बेटी है उसको ये पता ही नहीं है, या बेटा है उसको पता ही नहीं है कि वो अकाउंट भी एग्जिस्ट करता था एंड 7 साल के बाद वो जो अमाउंट है ऑलरेडी चला गया, ठीक है, आईईपीएफ के अंदर। तो वापस लेके आने का जो टीडीएस प्रोसेस है उस केस में मोस्टली ऐसा होता था कि वो पैसा जो है वापस नहीं आता था, ठीक है। बट अब उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क सेट करने की यहाँ पे बात की जा रही है इन द 3rd पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि आप आईईपीएफ से या आईईपीएफ वाला जो फंड है उससे भी आप अपना अमाउंट रीइंबर्स करा सकते हैं, ठीक है। उसका ये प्रोसेस जो है यहाँ पे ले डाउन करेगा ये बिल, ठीक है। तो यही सारी प्रोविजंस जो है इस बिल के अंदर अब इसका स्कोप और ज्यादा वाइडन कर रही हैं। पहले तो सिर्फ यहाँ पे अब अनक्लेम्ड अमाउंट्स की बात हो रही थी ना, अब इसके अंदर अनक्लेम्ड अमाउंट्स के अंदर जनरली सेविंग्स की बात हो रही थी, बट अब सिंस कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर रुचि जो है लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो विद द चेंजिंग सिचुएशंस लॉज को भी चेंज करने के लिए अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें शेयर्स, बॉन्ड्स की अमाउंट जो अनक्लेम्ड है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, ठीक है, वाइड कर रहा है स्कोप को। दैट उसके बाद अब बात करते हैं रेन्यूमरेशन ऑफ द ऑडिटर्स, कि जो पहले ऑडिटिंग होती है बैंक की वो कौन गवर्न करता है, उसका अमाउंट ऑडिटर्स का कौन सेट करता था, कि कितना अमाउंट जो है ऑडिटर्स को दिया जाना चाहिए वो आरबीआई सेट करता था पहले, ठीक है। रेम्यूनरेशन जो है उसकी फिक्स की जाती थी आरबीआई की इन कंसल्टेशन विद द
सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जो बिल है अब ये चाहता है कि इस प्रोविजन को अमेंड करके ये पावर जो है रेम्यूनरेशन की वो किसको दे दी जाए, टू द बैंक्स देमसेल्व्स, ठीक है। एंड बैंक्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको कितना पैसा ऑडिटर को देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी प्रोविजंस जो पहले अभी के केस में एग्जिस्ट करती हैं वर्सेस जो अब बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हमने जाना। अब क्या क्या प्रोविजन पास होती है, कमिटी के जॉइंट कमिटी के पास जाती है, किसी पार्लियामेंट्री कमिटी के पास जाती है, ये बात की बातें हैं। अभी इंट्रोडक्टरी फेज में ये बिल आपको ये चीजें बता रहा है, ठीक है। तो इन केस अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर इज इन अक्टूबर, वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, ठीक है, आप अभी से फटाफट से तैयारी करना चाहते हैं फॉर प्री एंड मेंस, तो आपको इन दैट केस वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट। बैच 2 हम लॉन्च कर चुके हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं टुवर्ड्स बैच 2 एज वेल। बैच 1 वाज आल्सो सक्सेसफुल इनफ, ठीक है। तो बैच 2 को भी इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे, जीएस के भी, यूपी स्पेसिफिक के भी। तो आपके प्री के केस में यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको सब्जेक्ट वाइज दिए जा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल के भी, साथ में स्टेट वाइज भी। जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स टिल द टाइम आपका पेपर यहाँ पर नहीं हो जाता, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस आपको साथ के साथ ही दिए जा रहे हैं, एंड पीवाईक्यूज की यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस आपको पीडीएफ्स भी दी जा रही हैं। एंड यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, आपको 20 टेस्ट जिसमें से 10 मिनी टेस्ट हैं, 10 आपके और एफएलटीज हैं, वो आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिलेंगे, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹12,000। कोई भी एक्टिव कोड है आप उसे लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर डिस्काउंट और भी ले सकते हैं। और डिस्काउंट चाहते हैं या और थोड़ी सी नेगोशिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज दुनिया ही नेगोशिएशन पे अभी फिलहाल चल रही है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं 1800-8903-043, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। एंड स्टिल बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करना चाहते हैं प्री के लिए, तो वी हैव एन ऑप्शन फॉर यू। 20 टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको मॉडल साइनॉप्सिस यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अब जो 10 फुल लाइन टेस्ट हैं आपके, उसमें से जो बाकी हैं 10 आपके मिनी टेस्ट जो हैं, 20 बोला ना मैंने आपको इनिशियली, 20 में से 10 आपके एफएलटीज होंगे, 20 आपके मिनी टेस्ट होंगे, जिसमें से एक आपका 1 पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। एंड एक्सेस आपको दिया जाएगा टू उत्तर प्रदेश मंथली मैगजीन, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स टिल द टाइम आपका पेपर नहीं हो जाता है, एंड एज पर द लेटेस्ट यूपीपीसीएस सिलेबस, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹4,999। अगेन मैं बता रही हूँ, डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं इसके ऊपर भी, या आप हमें कॉल कर सकते हैं एट अ हेल्पलाइन नंबर एट दैट इज 1800-8903-043, या मेल कर सकते हैं हमें sleepy.classes@gmail.com पे। सो नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगी, कोई नया लॉ हुआ जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, वील डिस्कस दैट एज वेल, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करना, या कोई भी डाउट हो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अंटिल देन थैंक यू सो मच।